नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी मम्मी के साथ जब से जिस घर में काम करने जा रही थी, मैंने महसूस किया कि मालकिन का छोटा बेटा राजेश मुझे ही देखता रहता था। मुझे उस समय बहुत डर लगता था जब मालकिन मुझसे राजेश के कमरे की सफाई करने के लिए कहती, क्योंकि वह घर पर होता था, इसलिए मुझे अकेले उसके कमरे में जाते हुए डर लगता था। वजह यह थी कि जब मैं पहली बार उसके कमरे में सफाई करने गई, उस समय वह टीवी पर एक गंदी फिल्म देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई, मेरी नजर टीवी पर पड़ी तो मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई? आओ, कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था कि मेरी मौजूदगी की वजह से वह टीवी बंद कर देगा या चैनल बदल देगा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उसने वॉल्यूम और बढ़ा दिया था। मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 17 साल थी और राजेश भी 19 साल का ही होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का दिन घर पर ही गुजारता था। वह वैसा ही लड़का था जैसे अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह मुझ पर यूं दहाड़ा कि मैं काम कर रह गई। कहने लगा, अंधी हो तुम? ऐसी ऑन है और तुमने कमरे का दरवाजा खोल रखा है। कमरा बंद करके काम करो। मैं बेहद घबरा गई थी, इसलिए तुरंत कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आ गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर मम्मी मुझसे वजह पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे इस राजेश से डर लगता है, मैं उसके कमरे का काम नहीं करूंगी। मेरी यह बात सुनकर मम्मी ने मुझसे कहा, तुम बर्तन धो दो, छोटे साहब के कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। अगले कुछ दिन मम्मी ही उसके कमरे की सफाई करती रही। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वह किचन में आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, एक गिलास धो कर दो। तरीका वैसा ही था, सख्त और घमंड से भरा हुआ। मैंने शीशे का गिलास धोकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलास के साथ उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी पकड़ मेरे हाथ पर सख्त थी। कहने लगा, मेरे कमरे की सफाई करने तुम क्यों नहीं आ रही? वह मेरे कुछ करीब होकर गुस्से भरे आवाज में पूछने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो ताज्जुब का इजहार किया और फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा, अगर कल तुम मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। यह कहकर वह किचन से बाहर चला गया। पता नहीं इस लड़के को मुझसे क्या प्रॉब्लम था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं अगले रोज भी उसके कमरे में नहीं गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा इनकार मुझे कितना महंगा पड़ सकता है। मैं बर्तन धो रही थी जब मुझे मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर किचन से बाहर निकली। मेरी मम्मी सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी। शायद वह सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरी तो चीखें निकल गईं। मालकिन भी वहीं पहुंच गई। ड्राइवर को बुलाकर मम्मी को अस्पताल ले गए। मैं तो रोए जा रही थी। मेरी मम्मी के पांव की हड्डी टूट गई थी और वह चलने फिरने से लाचार थी। मालकिन ने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया था। मम्मी घर पर बैठ गई थी। 2 दिन तक तो मैं भी काम पर नहीं गई। तीसरे दिन मम्मी मुझसे कहने लगी कि मालकिन के हम पर बहुत एहसान है, इसलिए तुम काम पर चली जाओ। बात तो मम्मी की भी सही थी। उन्होंने मम्मी को ढेर सारे नोट दिए थे ताकि हमें कोई मुश्किल पेश न आए। मैं तीसरे दिन काम पर चली गई। मालकिन ने मुझसे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पका हुआ खाना भी घर ले जाना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने सर हिला दिया और झाड़ू लगाने लगी। जब राजेश के कमरे में गई तो वह कमरा खाली था। मैंने शुक्र अदा किया। मैंने सोचा उसके आने से पहले कमरे की सफाई कर दूं। इसलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रखा और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया, जो कुछ मुझे तकिए के नीचे नजर आया उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। इससे पहले कि मैं तकिया वापस रखती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा था।
मैं इसके लिए तैयार न थी, इसलिए राजेश के सीने से जा टकराई। एकदम ही मैंने खुद को संभाला और पीछे हट गई। वह मेरा बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत मेरी जासूसी करनी आ रही है तुम्हें। मैं बुरी तरह घबरा गई, न मैं सिर हिलाने लगी। मैंने कहा कि मैं तो बस चादर ठीक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे और बोलने से रोका। कहने लगा, जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुमने मेरी मम्मी को इसकी भनक भी पड़ने दी तो याद रखना, बहुत पछताओगी। वह मेरे बेहद करीब होकर मुझे धमका रहा था। मैं उस वक्त डरी हुई थी। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद वह मुझसे कुछ पीछे हटा, कहने लगा, वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहोगी तो खुश रहोगी। चलो अब अपना काम करो। यह कहकर वह जूतों समेत ही बेड पर लेट गया। मैं झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैंने उसका कमरा साफ किया और बाहर जाने लगी तो कहने लगा, सुनो लड़की। उसकी पुकार पर मेरे कदम दरवाजे के पास ही रुक गए। ऐसा करो, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं उसकी गुलाम तो नहीं थी जो उसके जूते उतारती। मैं वहीं खड़ी रही। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, वही घमंडी अंदाज था। कहने लगा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा है, मेरे जूते उतारो। हुक्म वाला अंदाज था। मैं उस व्यक्ति से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके पास आकर उसके जूते उतारने लगी। शायद अमीर घमंडी लड़कों की आदत होती है कि गरीब लड़की की बेप्सी को देखकर उनकी मन को तसल्ली मिलती है। मैंने उसके जूते उतारकर एक तरफ रख दिए। वह कहने लगा, सुनो, इधर आओ। एक के बाद एक हुक्म था जो वह मुझे देकर मेरे सब्र को आजमा रहा था। वह कहने लगा, तकिया हटाओ और वो सिगरेट मेरे पास लेकर आओ। अब वह बेड के किनारे से लेटकर कह रहा था। उसके तकिए के नीचे मैंने एक शराब की बोतल और नशे के सिगरेट देखे थे। मालकिन बेशक अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऐसी बातों से यकीनन वो अनजान थी, वरना जरूर रोकती। मैंने तकिया पीछे किया और सिगरेट का पैकेट राजेश की तरफ बढ़ा दिया। वह कहने लगा, इसमें से सिगरेट निकालो और मुंह में रखो, फिर लाइटर से जलाओ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, यह मैं नहीं कर सकती, यह मेरा काम नहीं है। मेरी बात पर वह हंसने लगा, कहने लगा, मुझसे इनकार करने का मतलब समझती हो? उसकी बात पर मैं अनजानी सी उसे देखने लगी। वह उठकर खड़ा हुआ और चलते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, याद है कुछ दिन पहले भी तुमने मेरी बात से मना किया था कि तुम मेरे कमरे की सफाई नहीं करोगी, और बदले में मैंने तुम्हारी माँ की टांग तोड़ दी। यह सुनकर मैं दंग रह गई। यह कैसी हकीकत थी जिससे मैं वाकिफ हो रही थी? यह सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, सर्फ वाला पानी मैंने ही सीढ़ियों पर फेंका था। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से ऐसी गिरी कि सीधा अस्पताल पहुंच गई। अब देखो, आ गई ना तुम मेरे कमरे में। मुझे इस व्यक्ति की घटिया सोच और घटिया हरकत पर अफसोस हुआ। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपनी दिल की तसल्ली के लिए मेरी मम्मी को अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी बात पर वह ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, राजेश को कोई इनकार करे तो उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ता। चलो शाबाश, अब सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर से जलाओ। उसने दोबारा कहा। गरीब होना शायद बहुत बड़ी आजमाइश है। ये अमीर लोग भी गरीबों की थोड़ी सी जरूरतों को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मेरा इनकार मुझे किस मुसीबत में डाल देगा, लेकिन मैं वहां से चली गई। घर आकर भी मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई। मुझे लगा शायद अब हमारी नौकरी चली जाएगी। राजेश की बात से मैंने इनकार किया था, यकीनन वह बदले में यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पर गई थी, लेकिन सब कुछ सामान्य ही था। मैं थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी। मेरा काम लगभग खत्म ही हो गया था कि मालकिन राजेश से कह रही थी कि वह अपनी बहन के घर जा रही है, कल सुबह ही वापस लौटेंगी,
वह भी उनके साथ चले, लेकिन वह इनकार कर रहा था। जब मुझे यह पता चला कि मालकिन जा रही है, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया ताकि मैं उनके जाने से पहले बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम भी लगभग खत्म हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ ही बाहर निकलने लगी थी कि राजेश ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, मैं कुक के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो कि मेरे लिए खाना बनाकर जाए। यह सुनकर मेरा दिल धड़का था। मालकिन कहने लगी, अनामिका, तुम राजेश के लिए खाना बना दो। मैंने कहा, मालकिन, मैं जरूर खाना बना देती, लेकिन आपको पता है कि मेरी मम्मी बीमार है। मालकिन ने राजेश से कहा कि वह कुछ ऑर्डर करके मंगवा ले, लेकिन वह नहीं माना। मालकिन मुझसे कहने लगी, अनामिका, देखो, मैंने अपने बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए ही कर्मचारी रखे हैं। अब अगर उसने तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्चा नहीं उठा रही? खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। वह मुझ पर अपने किए गए एहसान का ताना देकर चली गई थी। मुझे खाना बनाने पर ऐतराज नहीं था, मुझे राजेश पर भरोसा नहीं था। अभी कल ही तो वह मुझे धमकी दे रहा था। मैंने जल्दी से किचन चली गई और कुक से पूछने लगी कि राजेश क्या खाएगा। इससे पहले कि कुक कुछ बताती, राजेश किचन में आ गया। कुक से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर मेरा रंग उड़ा था। कुक किचन से बाहर निकल गई। वह मुझसे कहने लगा, खाना मुझे खाना है तो मुझसे पूछो, कुक से क्यों पूछ रही हो? मुझे बिरयानी खानी है, साथ में कबाब और फिश भी फ्राई कर लेना, और मीठे में कस्टर्ड। वो अच्छा खासा मेन्यू बताकर चला गया था। मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह सब बनाते हुए भी मुझे 2 घंटे लग गए थे। अब तो अंधेरा भी गहरा होने लगा था। मुझे घर भी अकेले जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया और अपनी चादर ओढ़कर बाहर निकलने लगी। बंगले के कुछ कर्मचारी हर वक्त घर पर मौजूद होते थे और वहीं बंगले के क्वार्टर में रहते थे, लेकिन इस वक्त लॉन्ज में मुझे राजेश के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। राजेश के पापा और बड़ा भाई ज्यादातर विदेश में होते थे और कभी कभी ही भारत का रुख करते थे। मैंने हॉल में जब किसी कर्मचारी को नहीं देखा तो तेज कदम उठाती हुई लॉन्ज के बाहरी दरवाजे तक पहुंची। इस वक्त तक राजेश डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। जैसे ही मैंने लॉन्ज का दरवाजा खोला, दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शायद चाबी से लॉक किया गया था। मैंने पलटकर डाइनिंग टेबल पर बैठे राजेश की तरफ देखा तो वह बड़े मजे से अपनी प्लेट में बिरयानी डालकर खा रहा था। मैं समझ गई कि यह सब राजेश ने किया है। इस वक्त इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मैं थी या फिर राजेश। लॉज के अलावा और कोई दरवाजा ऐसा न था जहां से मैं वहां से बाहर निकल सकती। मेरी बेप्सी का यह आलम था कि मैं रोने लगी। मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि शायद कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन वह घमंडी इंसान बड़े मजे से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी और बार बार दरवाजा बजा रही थी। वह मुझे देखकर कहने लगा, मैंने सारे कर्मचारियों को आज रात की छुट्टी दे दी है, अनामिका। मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला आज कोई नहीं है, इसलिए तुम जितना चाहो चिल्ला सकती हो। यह कहकर वह बिरयानी के साथ साथ कबाब भी खाने लगा। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, आप प्लीज यह दरवाजा खोल दें। मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी। रात हो रही है, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वह इंसान शायद अपने सीने में दिल ही नहीं रखता था। मुझसे कहने लगा, कहा था ना तुमसे, मुझे इनकार मत किया करो। देख लिया ना इसका नतीजा। वह कस्टर्ड प्याली में डालते हुए कह रहा था। मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं किसी बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दे। मेरे माता पिता मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे। शायद मेरी बेप्सी की आखिरी हद थी कि मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया। वह कहने लगा, देखो अनामिका, बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार करे तो मुझे उस पर गुस्सा बहुत आता है और मैं बदला लिए बिना नहीं छोड़ता।
लेकिन तुम मुझसे मिन्नत कर रही हो तो ठीक है, उसने कस्टर्ड खाते हुए कहा। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि वह चाबी मुझे दे दे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चाबी भी दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले ये बर्तन उठाओ यहाँ से। सब कर्मचारी तो जा चुके हैं, तो अब यह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 8:30 बज रहे थे। मैं रोने लगी। जल्दी से सब कुछ उठाया, समेटा, बर्तन धोए और जब किचन से बाहर आई तो राजेश लॉन्ज में नहीं था। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा जी चाहा फूट फूट कर रो दूं। मैं इस वक्त उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे चाबी लेनी थी जो उस बेदिल इंसान के पास थी। मैं उसके कमरे के बाहर ही खड़ी रही। कमरे पर दस्तक दी। वह कहने लगा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने जरा सा दरवाजा खोली। वह बेड पर बैठा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि मुझे लॉन्ज की चाबी दे दे, 10 बजने वाले हैं, प्लीज मुझे जाने दे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, हाँ तो मैंने कब रोका, लेकिन पहले वह सिगरेट तो मुझे ला दो। वह मेरी बेप्सी का पूरा फायदा उठा रहा था। मैं कमरे में आई। सामने साइड टेबल पर ही सिगरेट और लाइटर रखा था, साथ ही एक कांच का गिलास भी था। मैंने सिगरेट और लाइटर लिया और उस इंसान के पास आ गई। उसने इशारे से मुझे कहा कि मैं सिगरेट उसके मुंह में रखूं। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने सिगरेट उसके मुंह में रखकर जलाया। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं मेरे मुंह पर उड़ाया था। कहने लगा, अब मेरे रूम फ्रिज से शराब निकालो और गिलास में डालो। उसकी यह बात सुनकर मैं वहीं खड़ी रही। कहने लगा, अनामिका, 10 बज रहे हैं, तुम जितनी देर करोगी लोग उंगलियां तुम ही पर उठाएंगे। चलो जल्दी करो। लगातार रोने से मेरी हिचकियां बंध गई थी, लेकिन उस इंसान के सीने में जैसे दिल ही नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखे फ्रिज में से शराब की बोतल निकाली और उसके पास रखे गिलास में डाल दी। उसी वक्त वह मुझे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। मेरी सिसकियां उस कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई न था। रात के 3 बजे उस इंसान ने मुझे लॉन्ज की चाबी दी थी। मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझसे कहने लगा, अभी भी रात की स्याही बाकी है, अनामिका, जल्दी से अपने घर चली जाओ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा मैं उस इंसान का कत्ल कर दूं, लेकिन यह शायद मेरे बस में न था। मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है, ऊपर वाला करे तुम भी बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कभी चैन न आए, तुम रोते रहो और कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला न हो। यह कहकर मैंने चाबी ली और बाहर चली गई। लेकिन मैं अपने घर नहीं गई थी, बल्कि मेरा मुंह मेन रोड की तरफ था। मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आगे की जिंदगी मेरे लिए सिर्फ बदनामी ही लेकर आती। अच्छा था कि मैं किसी गाड़ी से टकराकर मर जाती। मेरे माता पिता भी यही समझते कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गई हूँ। मेरे सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। इस वक्त सड़कें सुनसान थी, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही वो करीब आने लगी, मैं उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ी जोर से वो गाड़ी मुझसे टकराई थी और फिर मेरा सिर किसी चीज से बड़ी जोर से टकराया था। मैं होशोहवास से खो गई थी, लेकिन जैसे जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होती, मौत भी नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मुझे अपने बच जाने का अफसोस था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ एक नौजवान भी था। मेरे सिर में खूब दर्द हो रहा था। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया तो एहसास हुआ कि मेरा पूरा सिर पट्टियों से जकड़ा हुआ है। वो औरत मुझे देखकर उस नौजवान से कहने लगी, अमित, इसे होश आ गया है, जाओ जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में नर्सें और डॉक्टर भी मेरे कमरे में
आ गए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैं क्या बताती, मेरा बॉडी दागदार था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक किया था। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। एक छोटे 3 कमरों के फ्लैट में वो अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं उन्हीं की गाड़ी से टकराई थी। काफी नेक महिला थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई तो खुद ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। उसका बेटा एक नफ्सियाती डॉक्टर था। उसी फ्लैट में एक कमरे में उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथ में बहुत शिफा है। उसने कई बार मुझसे कहा कि मैं अपने पीछे के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं भूली ही कब थी। जब भी वो ये चाहता कि मुझे कुछ याद आ जाए, मैं सिर दर्द का बहाना बना देती। तो बड़ी भी अपने बेटे को डांटने लगती, कहती कि इसे याद नहीं आ रहा तो क्यों इसके पीछे पड़े हो। वो कहता, अम्मा, इस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है क्योंकि ये सब कुछ नहीं भूली। इसे खाना पकाना अच्छे से आता है, इसे सब पता है कि क्या चीज है, कैसे पकाते हैं, हर काम इसे करना आता है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ नहीं भूली। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन बहरहाल मैंने अपना नाटक जारी रखा। 1 साल बीत चुका था। वो औरत अब मुझसे बहुत खुश हो चुकी थी, इसलिए अपने बेटे को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। सहारे की जरूरत तो मुझे भी थी, मैंने भी इनकार नहीं किया। यूं मेरी शादी अमित से हो गई। अमित बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसके साथ बेहद खुश जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय में अक्सर अमित को उसके क्लिनिक नुमा कमरे में देने चली जाती थी। ज्यादातर इस वक्त वहां कोई मरीज नहीं होता था। ऐसे ही एक शाम थी जब मैं चाय का कप थामे उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची, मगर अंदर से आने वाली आवाज ने मेरे पैर वहीं जीर कर दिए थे। मैंने उसे बर्बाद कर दिया था, डॉक्टर। वो मेरी मिन्नत करती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं उस आवाज को कैसे भुला सकती थी। वो राजेश था। देखिए मिस्टर राजेश, आप खुद कह रहे हैं कि वो लड़की अब मर चुकी है। उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो क्यों आप इस बात को यकीन नहीं कर लेते? भूल जाइए उस बात को, अमित उसे समझाने लगा। कैसे भूल जाओ, भूल ही तो नहीं पा रहा। मैं पिछले 1 साल से सोया नहीं हूँ। मैं सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसकी सिसकियां सोने नहीं देती। मुझे लगता है वो मेरे सामने हाथ जोड़े रो रही है, कह रही है, मुझे जाने दो, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाजें मेरे कानों में हर वक्त गूंजती रहती हैं। मुझ पर ना शराब असर करती है, ना नींद की दवा। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे सोने नहीं देती। ऐसा करो डॉक्टर, मुझे ठीक करे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। काश कि वो कहीं मुझे मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूं। उससे कहूं कि वो जो चाहे मुझसे बदला ले ले, लेकिन मुझे अपनी बद्दुआ से आजाद कर दे। मैं सोना चाहता हूं डॉक्टर, मैं पिछले 1 साल से नहीं सोया। वो बिलक बिलक कर बड़ी बेपसी से रो रहा था और मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन हो चुका था। मैं भी क्या बदला ले सकती थी जो ऊपर वाले ने उस शख्स से लिया था। बेशक वो अपने बंदों की पुकार को सुनता है। मैं वहीं से पलटकर वापस चली गई क्योंकि मैं उस शख्स को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।